गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही। Hello, welcome to this special book review program. हम बहुत ही खुश है कि आप यहाँ पर हाजिर है और ये शाम एक बहुत ही यादगार शाम होने वाली है. So welcome to you to this very special program. आज इस खास सभा में आप सभी का यहाँ आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है. सुरेश पुरोहित जी बहुत खुश होंगे और दिस प्रोग्राम इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय एलेम्बिक ग्रुप. यह एक विशेष कार्यक्रम है जिसकी कल्पना हमारे सुरेश पुरोहित जी ने की थी. उन्होंने मुझसे बताया था कि उन्होंने ये किताब पढ़ी, नगमे, किस्से, बातें, यादें, और बहुत ही कुछ पन्ने पढ़ने के बाद उनको ये लगा कि बहुत ही गहरी बुक है. तो उन्होंने ये सोचा कि ऐसा कोई प्रोग्राम किया जाए. तो उनकी ये जो दो गुण हैं जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं सुरेश पुरोहित जी ने, उनमें मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि उनको कुछ नया करने की रुचि रहती है हमेशा, और डेफिनेटली पढ़ने की रुचि है. तो इन दो गुणों का कॉम्बिनेशन करके उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया और आज हम देख रहे हैं कि हम ये प्रोग्राम में हाजिर हैं. ये जो किताब है नगमे, किस्से, बातें, यादें, तो इसके बारे में हम बातचीत करेंगे. सुरेश जी बातचीत करेंगे इनके ऑथर से, इनके ट्रांसलेटर से. और मैंने कुछ सोचा है इसके बारे में कि इस किताब की चाबी से बीते समय की संदूक को खोलकर हम कुछ पल फिर से जीने वाले हैं और महसूस करने वाले हैं. और मुझे ये भी यकीन है कि जैसे इन गानों को आप भी सुनेंगे तो आपके भी कुछ पर्सनल जीवन के जो पल है वो पल भी इन गानों से जुड़े हुए पाएंगे आप. तो ऐसे भाव है, अलग अलग भाव इन गानों में, तो ये हम करने वाले हैं. ठीक है, तो प्रोग्राम की शुरुआत में मैं हमारे जो मेहमान हैं, मुख्य मेहमान और भी खास मेहमान हैं, उनको हम बुके देना चाहेंगे और उनका वेलकम करना चाहेंगे. तो नगमे, किस्से, बातें, यादें, ये जो किताब है मशहूर बॉलीवुड गीतकार श्री आनंद बख्शी जी के जीवन पर आधारित है. और इस किताब को लिखा है उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी जी ने. तो वडोदरा में તમારું स्वागत है राकेश जी. जय श्री कृष्ण. तो मैं अनुरोध करूंगा श्री R.N. पंड्या जी का, जो हमारे एडिशनल कलेक्टर है वडोदरा के, वो उनको बुके देकर के उनका स्वागत करें. R.N. पंड्या सर. गाने गा लगे गुलाबी आंखें. ये किताब ओरिजिनली इंग्लिश में लिखी गई है और उसका ट्रांसलेशन हिंदी में किया है यूनुस खान जी ने, जो रेडियो से जुड़े हुए हैं. और इसका गुजराती ट्रांसलेशन भी हुआ है इस किताब का, और इस ट्रांसलेशन को किया है आरजे अर्चना चौहान जी ने, जो आकाशवाणी भुज से हमारे यहाँ स्पेशली इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए पधारे हैं. तो मैं उनका भी स्वागत करता हूँ. तो मैं अनुरोध करूंगा श्री चिंतन उपाध्याय जो क्रिएटिव डायरेक्टर है ध्रुपद फाउंडेशन एलेम्बिक के, उनको बुके देकर के स्वागत करें. येलो कलर के फूल जो है वो बख्शी साहब के बहुत फेवरेट गाने की याद दिलाते हैं. घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए. तो देखो बहुत सारी ऐसी यादें हैं, मतलब बहुत सारे गानों के साथ में हमारे जीवन के पल जुड़े हुए हैं, तो हम वो चीज़ आज महसूस करने वाले हैं.
ठीक है, तो इस कार्यक्रम की जो कल्पना है, जैसे मैंने बताया, श्री सुरेश पुरोहित जी ने की है। और वडोदरा वासियों के लिए सुरेश पुरोहित कोई नया नाम नहीं है। जब भी क्रिएटिव थिंकिंग, इनोवेशन, स्टार्टअप, मैनेजमेंट या ऐसी कोई भी इनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो वो डेफिनेटली प्रमुख रहते हैं इन सब कामों में। और बहुत सारे यंग लोगों को वो मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो वो एक इनोवेटर है और एक एंटरप्रेन्योर है। उनकी कंपनी है फार्मा कबर्ड, और उन्होंने ये संगीत म्यूजिक ऐप भी उन्हीं ने ही स्टार्ट किया है। तो फार्मा कबर्ड और संगीत म्यूजिक ऐप के वो इनोवेटर है। तो पढ़ाई की दृष्टि से देखें तो उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग किया है, और उसके बाद में उन्होंने हमारी वडोदरा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से MBA भी किया है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि प्रेजेंटली उनको IIM अहमदाबाद के जो लीप कोर्स है उसको करने के लिए उनका चयन हुआ है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा श्री सुरेश पुरोहित जी को कि वह आए और अपने मोहक अंदाज में हमें इस किताब नगमे, किस्से, बातें, यादें, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। धन्यवाद। ज़्यादा मेरे बारे में बोल दिया। आप सबको देख के काफ़ी खुशी हो रही है, क्योंकि शुरुआत इसकी बुक रिव्यू से हुई थी। मैंने सोचा कि 2-3 मिनट तो मुझे थोड़ा इसकी बुक के बारे में बताना चाहिए, फिर हम ऑथर के साथ कॉन्वर्जेशन करेंगे। जैसा कि राजेश जी ने बताया, ये किताब मैंने हिंदी में पढ़ी, मुझे पढ़े हुए 10, 15, 20 दिन ही हुए हैं। तो 256 पन्नों की किताब है, और राकेश आनंद बख्शी जो आए हुए उन्होंने लिखी है। काफ़ी बेहतरीन किताब है, और मेरे ख्याल से इसमें जो कंसेप्ट है वो मैनेजमेंट की भी कंसेप्ट है जो मुझे आकर्षित की है। तो हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट के क्या कंसेप्ट है जिसकी वजह से आप अच्छे CEO, अच्छे मैनेजर भी बन सकते हैं। लाइफ की फिलोसॉफी की तो कंसेप्ट इसमें है ही। जैसे हम कहते हैं ना कि CEO या HR मैनेजर डिस्कस करते हैं कि आप कोई भी पॉलिसी बनाओ, कोई भी टर्म बनाओ तो ऐसी होनी चाहिए कि जो दूर दूर तक जाए, वर्कर तक जाए, सिक्योरिटी मैन तक जाए, उनके परिवार तक जाए। तो वो उन्होंने पहले ही सीख लिया था। उनके जो गुरु थे उन्होंने बताया कि सादे शब्दों का प्रयोग करो। तो इस तरीके से आनंद बख्शी जी ने सादे शब्दों का चयन किया, और वो दूर दूर तक गए। दूर दूर तक मतलब वहाँ तक वो सोच भी नहीं सकते। और मैं ऐसा कहूँ कि भारत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने आनंद बख्शी का कोई भी गाना नहीं सुना। 4000 गाने लिखे हुए हैं। और मैं कुछ डेटा देख रहा था, जो भारत में सबसे ज़्यादा चलने वाली मूवीज जो टॉकीज में जो चली है, 2 फिल्मों के नाम आते हैं, शोले और भिंडवाले बिगड़े लेसा। दोनों के गाने आनंद बख्शी ने लिखे। आपको बताया कि आप जरा गूगल से निकालो कि गोल्डन जुबली करने वाली फिल्में कौन सी हैं। तो उन्होंने डेटा निकाला, और फिर मैंने कहा उसमें आनंद बख्शी सर्कल करो। 40% सॉन्ग आनंद बख्शी ने लिखे। तो किताब में कार्य थोड़ा बता दूँ मैं, आप लोग भी जरूर पढ़ेंगे। इसकी गुजराती किताब तो डीमार्ट अकोटा के बाजू में जो बुक स्टॉल लगा हुआ है वहीं पे है। तो जो आज ही पढ़ना चाहते हो तो वहाँ ही जाएंगे और गुजराती ले लेंगे। बाकी के लोग फ्लिपकार्ट, अमेजोन से ऑर्डर कर देंगे। इस किताब में पूरा स्ट्रगल के बारे में लिखा गया है कि आनंद बख्शी जी ने कैसे स्ट्रगल किया। नंद भी कहलाते थे, घर में नंदू भी कहलाते थे, और फिर फिल्मी दुनिया में कैसे एंट्री ली। काफ़ी मुश्किल एंट्री होती है, काफ़ी मुश्किल होती है, मतलब आपकी आंखें नम हो जाएगी कि इतनी मुश्किल से कैसे उन्होंने ये हासिल किया। और जो गाने हैं, गाने की बहुत ही सदाबहार वर्णन किए हुए हैं राकेश जी ने, दूसरे लोगों को ब्रिंग थे कि कैसे गाना बना, उसकी क्या क्रिएटिविटी थी, क्या रचनात्मकता थी, तो वो भी है। और फिर काफ़ी सारे लोगों ने इसके बारे में लिखा हुआ है। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं ऑथर जो है, क्योंकि इनके बारे में बताना मतलब ये हाथी है, हाथी जितनी विशाल प्रतिभा है, और मैं एक चींटी हूँ, तो उसके बारे में डिस्क्राइब करूँ मेरे लिए भी मुनासिब नहीं है। तो मैं सीधा कॉन्वर्सेशन में जाएंगे। आइए। हाँ, सॉरी थोड़ा आप हेलो। हाँ सॉरी, मैं इनका राकेश आनंद बख्शी जी का इंटरव्यू भी देना चाहूँगा। तो आपको
मतलब यू गेट दैट बैकग्राउंड कि भाई मतलब वो इसके अलावा या इस फैमिली से जुड़े तो है ही, बट और भी क्या काम करते हैं, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा। लेट मी रीड। तो श्री राकेश आनंद बख्शी जी ये किताब के लेखक हैं, उसके अलावा वो निर्देशक भी हैं। आप मतलब फिजिकल फिटनेस के भी वो बहुत ही मतलब ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन दैट। सो ब्रिस्क वॉकिंग, जिमिंग, स्केटिंग और साइकिलिंग भी करते हैं। सुबह में 4:30 बजे उठ जाते हैं, ऐसा मैंने कुछ वीडियोस में देखा, उनके मैंने वीडियो देखे हैं। और एक बात जो यहाँ में लिखी नहीं है पर बता रहा हूँ मैं, डब्बू मामा के नाम से भी जाने जाते हैं और उनकी एक सामाजिक पहल है बाइसिकल एंजल्स, उनके वो संस्थापक है और इसके जरिए आप विकलांग और नीडी पीपल को साइकिल और व्हीलचेयर प्रदान करते हैं, प्लस नेत्रहीन लोगों को भी वो कंप्यूटर की साक्षरता प्रदान करते हैं। तो उनकी कुछ किताबों के नाम है डायरेक्टर डायरीज, द रोड टू देयर फर्स्ट फिल्म, तो उसके बारे में डेफिनेटली शायद बात करेंगे, बट उसके बारे में ये है कि डायरेक्टर जैसे सुभाष घई जी है, तो उनकी जो पहली फिल्म है उन्होंने कैसे बनाई, तो उसके बारे में उन्होंने इसमें लिखा है। डायरेक्टर डायरीज 2 भी आई है, आजकल वो 2.0 का जमाना है, तो ये भी शायद ऐसा ही है 2.0। तो कन्वर्सेशंस विद फिल्म मेकर्स एंड देयर पाथ टू फिल्म मेकिंग। और तीसरी किताब है लेट्स टॉक ऑन एयर, और शायद उसी वजह से उनका ऐसा मैं मानता हूं कि अर्चना जी से मुलाकात हुई होगी और उन्होंने उनकी किताब गुजराती में ट्रांसलेट की है। तो लेट्स टॉक ऑन एयर, कन्वर्सेशंस विद रेडियो प्रेजेंटर्स। और एक किताब है मदर्स लव, द शेड ऑफ फ्लावर्स, और व्हेन आई ग्रो अप व्हाट आई वांट टू बी, ये भी उन्होंने लिखी है। तो सर स्वागत है आपका डायस पे। Come to a grand jury. I have to pass judgment. I have to pick the table and everything is making me feel like I'm in a position of great power. So I'm a follower of Swami Vivekananda because I'm a follower of Advaita Vedanta. I was so happy to hear that when Swami Vivekananda was asked in his journey across Bharat, okay, which are your favorite people you have met in cities and towns culturally who have kept Sanatan Dharma awake, alive, and so Baroda was one of them. He named Baroda, and the king of Baroda, Gaikwad Sahib. So it was very nice that for Swami Vivekananda to say something like that is a very big, बहुत बड़ी बात हो जाती है. It's a evolved soul. मेरे ख्याल से बड़ौदा वासियों को भी इस बात का गर्व होगा कि बड़ौदा को कला नगरी और संस्कृति की जो नगरी कहते हैं। तो 1916 में जो भारत की पहली जो म्यूजिक की जो कॉन्फ्रेंस है वो बड़ौदा में हुई थी। सूरसागर एक लेक है, तो वहाँ पे भारत की पहली म्यूजिक की जो कॉन्फ्रेंस है वो बड़ौदा में हुई थी। बीच बीच में आप तालियां बजा सकते हैं। इसका जो आयोजन है वो पंडित विष्णुनारायण भातखंडे ने किया था, और उन्हीं ने जो रचना की थी राग उपराग रागिनी, और जिसका मैंने आधार लेके संगीत ऐप बनाई। तो उनका जो पर्पज है कि जो हर एक गाने का राग होता है, मैं थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि बाद में जब कॉन्वर्सेशन होगा तो उसमें हम जो आनंद बख्शी जी गाने लिखे उसमें उन्होंने पहाड़ी भैरवी राग में गाने लिखे सबसे ज़्यादा, और भैरवी राग ज़्यादातर मॉर्निंग में होता है, सुबह का प्रथम प्रहर 6 से 9। उन्होंने नट भैरवी में भी लिखे, मेरे ख्याल से तकरीबन 800 गाने, वो भी मॉर्निंग में होता है। खमार में उन्होंने काफ़ी गाने लिखे जो इवनिंग में होता है 6 से 9 रात को। उन्होंने कुछ गाने लिखे काफ़ी में जो आफ्टरनून में होता है 12 से 3। उन्होंने काफ़ी गाने लिखे चारू केसी में जो लेट मॉर्निंग में होता है, मतलब 9 से 12। शिवरंगी और भांज कमाल अगेन नाइट में होता है, और पीलू जो आफ्टरनून में होता है, बसंत बुखारी अर्ली मॉर्निंग। ऐसे उनके गाने की राग की भी विविधता है। तो ये संगीत ऐप है, उसमें राग के हिसाब से गाने ऑटोमेटिक आपको दिखेंगे, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इससे ज़्यादा मुझे भी संगीत के बारे में बताने की तो एक और बात है, उन्होंने कई गाने वो कहते थे कि कभी कभी मैं कहानी सुनता हूँ, सिचुएशन सुनता हूँ, तो मैं आँख बंद करके उस इमोशन को फील करता हूँ, और वो इमोशन को फील करते हुए आई कैन फील माई हार्ट बीट। तो वो जो हार्ट बीट है उसका जो पेस होता है बीट्स पर मिनट, खैर गिनते नहीं थे लेकिन उस पर ही वो गाने लिखते थे कि दिल क्या बोल रहा है, धक धक कर रहा है, धक
क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है वो, तो ऐसे सुनते थे, फिर वो उसको उसी धुन को पकड़ के उसको लिखते थे। ऐसा भी लिखा जाता है गाना। तो सबसे पहले आनंद बख्शी का हम जीवन यात्रा के बारे में शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी लोग तो परिचित भी होंगे। रावलपिंडी में उनका जन्म हुआ, तब यूनाइटेड इंडिया था 1930 में जुलाई महीने में। भारत में जन्म हुआ, भारतवर्ष। और उस समय उनका जो परिवार था वो एक समृद्ध परिवार कहा जाएगा, क्योंकि उनके पिताजी और दादाजी जो थे वो पुलिस और जेल में थे। और वो जो समुदाय के लोग ज़्यादातर आर्मी और मिलिट्री में जाना पसंद करते हैं। 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की, उसके बाद नेवी में उन्होंने जॉब की। मेरे ख्याल से 2 साल काम किया 13-14 साल की उम्र में। और फिर एक ग्रुप था जो अंग्रेजों के सामने म्यूटिनी कर रहा था, तो उसमें वो बच्चे के तौर पे उन्होंने म्यूटिनी में जुड़ गए। तो फिर उनको पकड़ा भी गया, तो लगा कि बच्चा छोटा है, तो फिर वो अंग्रेज अफसर ने छोड़ दिया। और 6 साल की उम्र में ही उनका माताजी का निधन हो गया। तो ये उनको जो माताजी की जो कमी है उनको पूरी जीवन रही। और बाज में तो मेरे ख्याल से इनको भी कहते रहते थे, जब आपने माताजी से जब भी हम अपने मम्मी से झगड़ा कौन करता है, बच्चा ही कर सकता है। तो पता है कि डांट नहीं पड़ेगी, बाप से करेगा तो 2 चांटे पड़ेंगे, जूते, वो भी जूते से। तो हम लोग जब भी मम्मी से झगड़ा करते थे, डैडी बोलते थे तुम बदतमीजी करती हो अपनी माँ के साथ, क्योंकि तुम्हारी माँ जिंदा है। हमसे पूछो जिनकी माँ नहीं है तो माँ से कैसे बात की जाती है। उनको वो जीवन भर मेरे ख्याल से माँ की कमी खलकती रही। काफ़ी गाने भी आप देखेंगे कि जो माँ के ऊपर उन्होंने बेहतरीन गाने लिखे। और जो दूसरे गीतकार हैं वो तो कहते हैं कि भारत को गीतों का मुल्क कहा, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे गीत हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, इतनी सारी बोलियां हैं। हर प्रसंग के लिए गीत है, मृत्यु पे, जन्म पे, सगाई पे, नौकरी लगने पे, तनख्वाह होने पे 1 तारीख पे, प्रमोशन होने पे, राखी पे, ब्रेकअप पे, समोसे पे भी है। हाँ, इलेक्शन पे, नेता पे, चुनाव पे, सब पे। तो यदि इनको गीतों का मुल्क भारत को कहा जाता है, पर ये सारे गीत जो दूसरे हैं वो नहीं होते और केवल आनंद बख्शी के गाने होते भारत में, तो भी भारत को गीतों का मुल्क कहना उचित होगा। तो इतना उनका ये योगदान रहा है। तो थोड़ा कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी गीतकार होता है तो कहता है कि मुझे आप अच्छी जगह दे दीजिए, कोई होटल में कमरा करवा लीजिए, या मैं कहीं खंडाला जाऊंगा, लोनावाला जाऊंगा, कुदरत के पास बैठूंगा। तो आपके तो घर में ही थे वो, आपके पिताजी, तो ये गाने लिखने के लिए उनके प्रेफरेंसेस कैसे होते थे? वो तो अभी वो तो घर पे बैठ के बेडरूम में बैठ के ही गाने लिखते थे। और कुकर की सीटी बज रही है, पोस्टमैन आ गया, घंटी बजी है, हम लोग झगड़ा कर रहे हैं, भाई बहन सब बच्चे झगड़ा करते हैं या रो रहे हैं या कुछ भी, उनको फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो मेले में रह के भी अकेले हो सकते थे और अकेले रह के भी मेले में हो सकते थे। तो मेले में अकेला रहना और अकेले में भी मेला महसूस करना वो एक शायर और एक आर्टिस्ट कर सकता है, क्योंकि उसको जो शौक है लिखने का वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना पावरफुल है, और वो अंदर से आ रहा है, वो बाहर की जरूरत नहीं है, वो अंदर की जरूरत है। इट इज नॉट अ मटेरियल नीड, इट इज अ सोल नीड। वो आपकी रूह की प्यास है वो। तो उसके लिए आपको कोई माहौल नहीं चाहिए होता। आप कहीं भी बैठो, वो कहते थे कि अगर तुमको लिखना आता है और तुम लिख सकते हो, तुमको अगर शौक है और तुमको अगर जरूरत है लिखने की, तो तुम किधर भी बैठ के लिख सकते हो। क्योंकि तुमको शौक नहीं है, जरूरत नहीं है और आता नहीं है काम, तो तुमको इसलिए वो स्पेशल रूम चाहिए या तुमको नदी के किनारे में जाके लिखना है। आज आपने जब हम दोपहर को मिले थे, इन्होंने 3 बातें बताई कि किसी भी प्रोफेशन में आपको आगे बढ़ना है तो 3 चीजों की जरूरत है। वो कहते थे कि अगर तुमको लाइफ में कुछ भी बनना है, whether you want to be the best mochi or the best CEO or the best scientist or the best doctor, 3 ही चीजें चाहिए होती हैं। एक ही है कि आपको उस काम का शौक होना चाहिए। You have to love that work. Don't do it because of your daddy mummy or because of your peer group, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त लोग। सेकेंड, आपको उस काम की जरूरत होनी चाहिए, मतलब पेट खाली होना चाहिए। पेट में 3 रोटी जाएगा फिर चौथी नहीं जाती ना, तो 3 रोटी नहीं रहेगी तब 1 रोटी जाती है अंदर। इसीलिए तुमको जब जरूरत नहीं है तो तुम उस फील्ड में तुम
आगे बढ़ ही नहीं सको कोई भी फील्ड में, तो जरूरत ही नहीं तुमको काम करने की। और तीसरा, तुमको वो काम थोड़ा सा आना चाहिए, मामूली सा आना चाहिए, क्योंकि वो काम अगर मामूली भी आता है तो तुम शुरुआत कर सकते हो, और जैसे तुम वो काम करते जाओगे तुम सीखते जाओगे। तो तुमको जरूरी नहीं है कि तुम मास्टर, डोंट बिगिन फ्रॉम मास्टर डिग्री, यू अर्न द मास्टर डिग्री, स्टार्ट फ्रॉम केजी, बट यू शुड बी वांटिंग टू बी इन केजी। फिर इनका जो परिवार है, मेरे ख्याल से आप तो, मैं सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, मैं चाहता हूँ कि आप भी बाद में किताब पढ़ें, काफ़ी अच्छी किताब है, तो मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं, तो मैं कुछ कुछ चीज़ें ही लूँगा। तो बाद में उनका परिवार जो है वो भारत आ गया एक विमान के द्वारा, फिर इनका परिवार रिफ्यूजी की तरह दिल्ली और लखनऊ और कुछ रजिस्ट्रेशन करवा, तो मेरे ख्याल से पुणे में भी इनका रिफ्यूजी का रजिस्ट्रेशन का काफ़ी प्रोसेस किया। और ये लिखते हैं कि सडनली हम रिचेस्ट पर्सन ऑफ वन ऑफ द टाउन से वन ऑफ द पूरेस्ट पर्सन, क्योंकि उनका सब हो गया, सब मतलब सब कुछ। फिर थोड़े दिनों बाद जब परिवार के दूसरे लोग उसमें इकट्ठा हुए तो इन्होंने बोला कि चलो क्या क्या लाए जरा देख लेते, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर प्लेन से जाएंगे तो अपना मतलब बिस्तर बांध लो, जो ये दे लो। तो फिर सब लोगों ने देखा कि क्या क्या लाए हैं, तो जो नंद है या नंदो है वो कुछ अजीब चीज़ें लाए थे। तो जब विभाजन हुआ, एकदम घर से रातों रात भागना पड़ा, तो जब रिफ्यूजी कैंप में 3-4 दिन के बाद जब होश संभाला, चलो सब लोग आ गए, सेफ हैं, किसी का डेथ नहीं हुआ है, मर्डर नहीं हुआ है, कुछ रेप नहीं हुआ, लूटा उटा नहीं किसी ने, तो फिर उन्होंने देखा चलो भाई क्या क्या है, हाथ क्या क्या है। तो लेडीज तो नेचुरली थोड़ा सिल्वर का बर्तन ले आएंगे, थोड़ा ज्वेलरी, हर भारतीय के घर में ज्वेलरी तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज इट इज एंसेस्ट्रल सेविंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग व्हाट दे कॉल इन सेविंग, वी सेव इन गोल्ड। तो जब बख्शी साहब का टाइम है, बख्शी साहब 17 ईयर्स ओल्ड, 17 साल के लड़के थे वो, यूथ। तो उनको जब पूछा तो क्या लाया, घर से क्या उठा के लाया, तो जब उन्होंने देखा वो क्या लाया तो उनको बहुत डांट पड़ी, उनके बाबूजी ने और उनके डैडी, उनके दादा ने उनको बहुत गाली दिया। ऊपर पंजाबी में हम गाली बहुत इजीली दे देते हैं, उल्लू का पट्टा, बेवकूफ, गधा कहेंगा, ये क्या लाया है, तो ये तो बकवास है, इससे क्या होगा। तो क्या लाए थे वो, रातों रात जब भागना पड़ा घर छोड़ के, तो अपनी माँ की सारी तस्वीरें ले आए थे एल्बम से। तो उनको पूछा कि तो इसे कि बाबूजी हम लोग पैसा काम करके पैसे कमा लेंगे, लेकिन अगर ये पीछे रह जाता तो ये कहाँ से लाओ, कहाँ से लाएंगे हम, पैसे तो मेहनत करके काम करके आ जाते हैं पैसे। तो माँ की तस्वीर रहेगी, क्योंकि क्या एक बच्चे, एक ह्यूमन बीइंग को ना 5 साल की उम्र से ही मेमोरी शुरू होती है, बाय एंड लार्ज। वेरी फ्यू ह्यूमन बीइंग्स हैव मेमोरी बिफोर 5 इयर्स। तो उनको ये था कि मेरी जो भी मेमोरीज है माँ की है ही नहीं, जो है फोटो ही है, तो अगर ये भी चला गया तो मेरे लिए तो मेरी माँ बिल्कुल ही चली गई, क्योंकि वो शी पास्ड अवे एट द एज ऑफ व्हेन ही वाज 5। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसा ही इंसान गाना लिख सकता है, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, तो कितनी प्यारी है वो। You cannot write the song unless you lose a mother. You cannot write a song like चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ, unless you lose somebody, unless you lose your मिट्टी, आपकी धरती, आपका ancestral home, वही आज इंसान लिख सकता है या पेंट कर सकता है। बीच बीच में हम गाने थोड़े डिसाइड करेंगे, तो जिनका राग अच्छा है, ऐसे हिरेन भाई चौकसी जो म्यूजिक के शिक्षक हैं वो आए हुए हैं 20 मिनट 20। रिबान बोल दीजिए 20 मिनट। चलो कोई बात, दूसरा ले लो आप। प्रोग्राम को और मेलोडियस बनाने के लिए हमारे साथ 2 म्यूजिक से जुड़े हुए लोग हैं। एक है श्री हिरेन चौकसी, जो विद्युत बोर्ड विद्यालय के संगीत शिक्षक हैं और वडोदरा के एक जाने हुए गीत गायक है हिरेन चौकसी जी, और हमारे साथ हेमांत रनाक भी है जो वॉइस ऑफ जगजीत सिंह है। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस प्रोग्राम को और मधुर बनाएं।
गए, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। तो हम ये गाना सुनते आ रहे हैं, मैं तो सुनते आ रहा हूँ 1997-98 से। लेकिन ये पहली बार मेरे को इस अंतर का मतलब तब पता चला। ये जो अंतर है ना अभी, एक आहा भरी होगी, तुमने तो सुनी होगी, हमने तो सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। तो इसका रियल जो इम्पैक्ट हुआ मेरे को तब हुआ when my father was in coma and he passed away in coma। तो ये जब मैंने वो गाना सुना उनके जाने के बाद, तब मेरे को मालूम पड़ा कि जिसका रिलेटिव कोमा में जब जाता है और कोमा में गुजर जाए, उसको ये अंतरा समझ आएगा। एक आह भरी होगी, क्योंकि we do not know was he alive, was he dead, was he brain dead, not dead। आवाज तो दी होगी, जाते जाते कुछ तो कहा होगा, हमने तो नहीं सुना। तो you have to suffer, unless you suffer, these songs will not appeal to you। इसके बारे में जो बहुत इंटरेस्टिंग वाक्य जो एक तो आपके लिए सवाल अभी से पूछ लेता हूँ, मैं क्या क्विज मास्टर भी हूँ, एक सवाल पूछ लेता हूँ। ऐसा बहुत ही कम होता है कि एक ही फिल्म, एक ही नाम की दो फिल्म बनती है और दोनों का संगीत एक ही, मतलब दोनों का लिरिसिस्ट एक ही हो। दुश्मन दोनों दुश्मन के लिरिसिस्ट आनंद बख्शी। तो जब तनुजा चंद्रा अपनी पहली फिल्म जो दुश्मन बना रही थी, जिसमें काजोल डबल रोल में संजय दत्त और आशुतोष राणा है, तो तनुजा चंद्रा मेरे ख्याल से इमर्जिंग फिल्म लेकर थी, उनकी पहली फिल्म फर्स्ट फिल्म। तो उन्होंने फिर आनंद बख्शी जी को अप्रोच किया, क्योंकि उस समय आनंद बख्शी जी काफ़ी एस्टैब्लिश नाम बन गए थे। तो उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई। तो आनंद बख्शी जी का कि पहले से क्या रहा है कि पहले पूरी कहानी समझ पूरी, और इन्होंने तो ऐसा बताया कि जब वो कहानी सुनते थे तो पूरा आत्मसात हो जाते थे। मतलब आपको ये बाहर कुछ हलचल भी हुई होगी तो आपको बताना पड़ेगा कि बख्शी जी उठिए, उठते हुए आत्मसात से पूरा वो कहानी सुन लेते थे पूरी डिटेल में। तो उसी तरह से उनकी पैटर्न के हिसाब से तनुजा चंद्रा जी ने पूरी कहानी बताई। आनंद बख्शी ने कहा कि तुम्हारी कहानी के लिए गाने लिखना मुश्किल है, मुझे वक्त दो। तनुजा चंद्रा जी थोड़ी टेंशन में लगी कि शायद मेरी कहानी उनको अच्छी नहीं लगी होगी, ये उनका ना कहने का तरीका होगा, सीधा कैसे ना कहे, तो मेरी फिल्में आगे बनाऊंगी कि नहीं बनाऊंगी, इतनी मैं मेहनत कर चुकी हूँ। तो उसी में वो ख्याल में खोई गई।
और फिर बाद में तनुजा चंद्रा को आमिर वसीम ने बुलाया कि आ जाओ मिलते हैं। आए, एक गाना की जो मुखड़ा है वो सुनाया और कहा कि जब एक हीरोइन का जब मृत्यु होता है तब ये गाना आएगा। उन्होंने वहां तक एक प्लेसमेंट करके दिया। ये आनंद बख्शी जी की खासियत। अब बीच बीच में ताले बजाते रहेंगे। बताओ क्यों नहीं बजाते हैं? वो फ्लो अटकना नहीं। आई थिंक दैट्स द स्पिरिट। तो आप वो आप सुनते हैं ना। इसमें जो लेसन है ना, जो रियल लेसन है इसके 1995 की बात है। तब तक तो उन्होंने कम से कम 2,000 गाने लिख दिए थे। 2,000 गाने लिख दिए थे, वो भी सुपर डुपर डुपर सुपर डुपर सुपर हिट। फिर भी देखो क्या बोला उन्होंने कि मुश्किल है काम, इसलिए वो टिके रहे 40 साल, क्योंकि वो हर फिल्म को ही वाज नॉट कैरिंग एनी बैगेज ऑफ सक्सेस कि मैं तो आनंद बख्शी हूं, मैंने तो इतना बड़े-बड़े फिल्में लिखी हैं। हर फिल्म को उनको लगता था अरे यार ये कैसे लिखूंगा, ये तो बहुत मुश्किल है। तो दिस इज अ लेसन फॉर एनीबॉडी दैट डोंट कैरी अ सक्सेस ऑन इन योर हेड। बिगिन एवरी फिल्म, एवरी चैप्टर, एवरी न्यू प्रोजेक्ट के मैं स्टूडेंट हूं, मैं सीखने वाला हूं, यू नो दैट इज व्हाई ही लास्टेड, बिकॉज़ एवरी फिल्म वाज अ न्यू चैलेंज। ये नहीं कि अरे हम तो तोप हैं, नहीं होगा फिर काम। बीच बीच में आपको जो भी सवाल पूछने हैं तो व्हाट्सएप की सिस्टम रखी है हमने,